सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक प्री टर्म बेबी के बारे में। ठीक है। जो पिछला वीडियो हमारा था प्री टर्म लेबर, उसी प्रोसेस में जो बेबी डिलीवर हुआ है टाइम से पहले, तो वो बेबी क्या बोलते हैं, हम उसे प्री टर्म बेबी बोलते हैं। अब उसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल पेज नोट, जो कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आराम से हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट से। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से चेकआउट कर लो। एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डेली ये नोट्स अपलोड तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम डेली एमसीक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो जरूर से उसे भी चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, व्हाट इज प्री टर्म बेबी। ठीक है, हमने समझ तो लिया है, लेकिन इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। सो प्री टर्म बेबी इज अ न्यू बॉर्न डिलीवर्ड बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, टाइम से पहले हो चुका है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ वेट। ठीक है, उसका बर्थ वेट हम यहाँ पे नहीं देख रहे कि वो कम है, ज़्यादा है, कैसा है, लेकिन टाइम से इसमें यहाँ पे मैटर करता है। प्रीटर्म बर्थ इज अ मेजर कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी बिकॉज मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इमेच्योर। सिंपल सी बात है ना, जो टाइम से पहले निकलेगा बेबी, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसके जो बॉडी के फंक्शंस जो परफॉर्म करने चाहिए थे अच्छे से, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, उसे क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पे अपने पास द प्री टर्म बेबी आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द गेस्टेशनल एज। ठीक है, द अर्लियर द बर्थ द ग्रेटर द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जितना पहले बेबी का बर्थ होगा उतना ही ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब इसमें टर्म्स कैसे कैसे हैं, लेट प्री टर्म, फिर मॉडरेट प्री टर्म, वेरी प्री टर्म और एक्सट्रीमली प्री टर्म। तो इसके जो एज के हिसाब से देखेंगे तो 34 से 36 वीक्स के अगर टाइम पीरियड में बेबी डिलीवर होता है तो हम क्या बोलते हैं, लेट प्री टर्म। ऐसे ही 32 टू 34 वीक्स में हम उसको मॉडरेट प्री टर्म बोलते हैं। उससे भी अगर कम टाइम से निकल रहा है तो 22 से 32 वीक्स के बीच में उसे वेरी प्री टर्म बोलते हैं। और एक्सट्रीमली प्री टर्म दैट इज आपका लेस देन 28 वीक्स। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये होगा क्लासिफिकेशन की, एज के हिसाब से हम उसे कैसे प्री टर्म डिसाइड कर रहे हैं। और जैसे हमने बोला, जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता जाएगा कॉम्प्लिकेशंस उतने ज़्यादा आते जाएंगे। ठीक है, अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बेबी के। सो सबसे पहले बात करेंगे जनरल अपीयरेंस के बारे में। सो बेबी तो ऑफकोर्स ही बात है, लो बर्थ वेट तो होगा ही बेबी में। थिन बॉडी विद लेस सबक्यूटेनियस फैट, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस फैट है वो क्या है, आपके लास्ट कुछ वीक्स में ही डेवलप होता है बेबी में, तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, लार्ज हेड रिलेटेड टू द बॉडी एंड वीक क्राई एंड पुअर मसल टोन। सिंपल। चेस्ट और एब्डोमेन की बात करेंगे तो नैरो चेस्ट होगी, प्रोमिनेंट एब्डोमिन ड्यू टू द वीक एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, स्किन की बात करें तो बेबी की स्किन थिन, ट्रांसपेरेंट एंड रेडिश स्किन होगी। ठीक है, प्रोमिनेंट वेन्स विजिबल होंगे एंड प्रेजेंस ऑफ लेनिगो हेयर्स। ठीक है, जेनिटलियस की बात करें तो मेल्स में टेस्टिस में हैव नॉट डिसेंडेड इनटू द स्क्रॉटम। ठीक है, एंड फीमेल्स में लेबिया मेजोरा आर स्मॉल एंड लेबिया माइनोरा आर प्रोमिनेंट। क्लियर, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी हेड एंड ईयर्स की बात करें तो लार्ज एंटीरियर फॉन्टिनल होगा, क्योंकि वो हील अप अभी ढंग से नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि और भी जल्दी हम निकाल दिया बेबी को। एंड साथ ही सॉफ्ट ईयर्स कार्टिलेज कॉजिंग द फोल्डेड ईयर्स, ये आपको कभी कॉमनली मिल जाता है, फोल्डेड ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गए बेबी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, अब बेबी टाइम से पहले जब निकल गया है, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख चुके हैं, तो उसके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बेबी में। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ऑर्गन्स आर इमेच्योर प्री टर्म बेबीज ऑफ्टन फेस मल्टीपल फिजियोलॉजिकल डिफिकल्टीज। क्या क्या है वो, सबसे पहले रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बेबी को। अब जैसे ही बेबी बाहर आया है तो सांस लेना तो उसको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बेबी जा सकता है, दैट इज आरडीएस। ठीक है, एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी भी हमें बेबी में मिल सकती है। दीज अकर्स बिकॉज द लंग्स लैक एड्यूकेट सर्फेक्टेंट। ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या है, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी। नाउ प्रीटर्म बेबीज लूज हीट इजीली ड्यू टू द थिन स्किन, lack of subcutaneous fat and large body surface area. So this leads to hypothermia if not properly cared for. क्लियर, काफी लॉजिकल है कि बेबी इतना छोटा है, स्किन भी थिन है, जो सबक्यूटेनियस फैट जमा होनी थी बॉडी में धीरे धीरे वो जमा नहीं है, तो बेबी को और जल्दी ठंडी लग सकती है, उसकी उसकी वजह से बेबी हाइपोथर्मिया में जा सकता है। फीडिंग में डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, सो पुअर सकलिंग एंड सॉलिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग ब्रीथिंग एंड फीडिंग। एंड साथ ही दिस में रिजल्ट इन इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड बेबी का वेट भी कंपेयर टू द नॉर्मल बेबी काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा, एंड दीज अकर्स बिकॉज द बेबी हैज़ लिमिटेड एनर्जी रिजर्व्स एंड इमेच्योर मेटाबॉलिक कंट्रोल। इमेच्योर इम्यूनिटी भी होगी, सो प्रीटर्म बेबीज हैव रिड्यूस्ड इम्यूनिटी मेकिंग देम मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। सो ये सिंपल सी बात है, जो जो डेवलप होनी थी चीज़ें वो नहीं हो पा रही हैं, तो आपको ये सब कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे। क्लियर,
बात करेंगे केयर कैसे करनी है, ठीक है। सो थर्मल केयर, जैसे हमने ऊपर देखा टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट नहीं है, तो यहाँ पे हमें थर्मल केयर देनी सबसे पहले। सो मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर इज वेरी एसेंशियल, यूज ऑफ इंक्यूबेटर्स और रेडिएटर वार्मर्स एंड कंगारू मदर केयर, दैट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आपको देना है, ठीक है, मदर को, बेबी को। सो दीज मेथड्स प्रिवेंट्स द हाइपोथर्मिया। सेकंड आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, रेस्पिरेटरी सपोर्ट। हाँ, ये आपको एक चीज बता दूं, तो इसमें बेसिकली अभी इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी वे में लिखना है, बस आपको मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, इसमें अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि टफ है, आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे पूछ सकते हैं। बाकी तो मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको सुना ही रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ये। एंड एग्जाम के लिए आप जब ये नोट्स वापस पढ़ेंगे तो आप आराम से 100% अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बात करेंगे रेस्पिरेटरी सपोर्ट की। नाउ इसमें आपको ऑक्सीजन थेरेपी चलानी है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर देना है, ठीक है, एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इन सीवियर केसेस, ताकि बेबी अच्छे से ऑक्सीजनेटेड हो, ठीक है। बाकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना है, तो अर्ली फीडिंग विद एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क देना है, ठीक, ट्यूब फीडिंग इफ सकिंग रिफ्लेक्स इज वेरी वीक एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन इज नेसेसरी। सो एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ठीक है। एंड लास्ट में आपको इन्फेक्शन का प्रिवेंशन भी करना है, ताकि आपको पूरा सेप्टिक माहौल बना के रखना है, ताकि बेबी को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली रिपीट हो चुका है, तो इसकी करेक्टेड कॉपी मैं वापस टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी फाइनली कॉम्प्लिकेशन अपने पास, तो हमने जैसे आरडीएस तो देख ही लिया, न्यूनेटल सेप्सिस हो सकता है अगर आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया है तो, ठीक है। इंट्रा वेंटिकुलर हैमरेज भी हो सकता है बेबी में, नेक्रोटाइजिंग इंटरकोलाइटिस भी हो सकता है, एंड आपको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी भी हो सकती है बेबीज में, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक ऑफ द प्री टर्म बेबी। एंड एग्जाम में अगर कुछ आता है तो आप कुछ इसी वे में, इसी फॉर्मेट में अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, एंड कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें नीचे बता सकते हैं। वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।